नीचे से नीचे से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आज ये इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें भी हमारी बहनों को बेटियों को जो सिलाई मशीन दी जा रही है। मैं हमारे जो मेहमान खुसूसी है यहाँ सिलाई मशीन मिली आगे की दो जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों में आप लोग खड़े हो। मैं आपने अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए। अब आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब इम्तियाज जलील साहब हमसे मुखातिब होंगे। 2015 में जब दुआ फाउंडेशन का सबसे पहला प्रोग्राम था, आज ये नीचे से बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुको आगे ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच तमाम फोटोग्राफर्स का। मैं एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज के हमारे इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को कवर किया। दुआ फाउंडेशन की जानिब से यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिन लोगों को आज यहाँ सिलाई मशीन मिली आगे की दो जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों में आप लोग खड़े हो। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। अभी और भी 3-4 केसेस है, असमा जी थोड़ी मदद करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखने के इंतजार में है कि इम्तियाज जलील को अंदर कब भेजा जाए। और बहुत सारे लोगों की ये साजिशें चल रही है कि किसी न किसी तरह से मुझे सजा मिले और सजा मिलकर मुझे अरसूल जेल भेजने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा है और उन्हें ऐसा लगता है एक बार इम्तियाज जलील ये जो काका हमारे बीच में खड़ा है इसको हटा दो, इसको साफ कर दो तो अपने रास्ते साफ हो जाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सिर्फ अकेले मेरी माँ की दुआएं नहीं बल्कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चल रहा है। उन लोगों की दुआएं मेरे साथ रहती है जिनके लिए मैं मेहनत करता हूँ और यही सोचकर मैं हर कदम को उठाता हूँ, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ, हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो साजिशें हो रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे न जाने कितनी ऐसी माओं की, बहनों की दुआएं हैं। और इसीलिए जब हमने इस एनजीओ को बनाया था तो इसके ऊपर बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि हम इसका नाम दुआ रखेंगे, दुआ फाउंडेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना भी कारोबार होता है, जितना भी लेन देन का मामला होता है वो पैसों का नहीं होता है,
हम दुआओं का सौदा करते हैं, दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है जब इस तरह के बैचेस कंप्लीट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूँ वो आप लोगों की दुआओं की वजह से पहुंचा हूँ। और मेरी तरफ से जितना हो सकता है, देखिए दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, हम कोई सरकारी स्कीम का सहारा नहीं लेते हैं, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेते हैं। बस कुछ चाहने वाले लोग होते हैं जो अपने तौर के ऊपर कहते हैं कि नहीं चलिए हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। मुझे मालूम है कि पिछले रमजान के वक्त में हमारी जो मेजर फिरासत मैडम है, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने तौर के ऊपर कुछ मदद करना चाहूँगी। उन्होंने भी दुआ फाउंडेशन को मदद किया था। हम लोग इस तरह के सिलाई मशीन का देने का मकसद यही होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इदारे देखा है, इंस्टीट्यूट देखा है, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ पैसे देकर फीस भर के वो कोर्स हासिल करती है और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब कई ऐसी जरूरतमंद बच्चियाँ हैं कि जिन्हें उस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ इतने मुस्तहिक होते हैं, इतने जरूरतमंद होते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट लेकर भी चले जाए तो उन्हें वो सिलाई मशीन लेकर उनके एक रोजी रोटी का जरिया तैयार करने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उसी वक्त ये तय किया था कि हम हमारा जैसा ही कोर्स कंप्लीट होगा हम सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन तमाम हमारी बहनों को हम देंगे, ताकि इसके जरिए वो अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। मुझे खुशी होती है ये देख कर कि जब कुछ बच्चियां मिलती है और ये कहती है कि मैं आपके दुआ इंस्टीट्यूट से मैं ये ट्रेनिंग हासिल की है। हमारे पास मेहंदी की भी क्लासेस चलाई जाती है। मेरे हिसाब से 2000 से भी ज्यादा बच्चियों ने अभी तक ये ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है इसका, लेकिन आज सोहेल साहब अनाउंस ये कर रहे थे कि हम इस बार पहले हर बार हम लोग 50 बच्चियों का सिलेक्शन करते थे और सोहेल साहब ने कहा कि नहीं इस बार हम 60 बच्चियों का हम सिलेक्शन करेंगे। और उन्हीं मैडम का हुक्म आया था कि 60 बच्चियों को हम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन चिट्ठियां 50 ही उठाई गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैडम का हुक्म आया है कि 60 का और चिट्ठियां से 50 उठाई गई, तो ये 10 की डंडी क्यों मारी गई करके। तो कहाँ है वो डब्बा और 10 चिट्ठियां उठाई जा रही थी उसमें, क्योंकि बड़ी उम्मीद से बच्चियां आती है यहाँ पर कि हमारा भी नंबर लग जाए करके। लेकिन एक बात मैं आप तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई ये सोचकर आ रहा है कि चलिए मैं एडमिशन तो ले लूंगी, अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कब जब आना है आऊंगी, जब नहीं आना है नहीं आऊंगी करके, हमने कई बच्चियों का एडमिशन होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए कैंसिल किया है कि वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऊपर सही वक्त के ऊपर नहीं आती थी या कई दिनों की छुट्टियां ले लेती थी। तो हमारा मकसद इस कोर्स को चलाने का यही है कि आपके अंदर ये काबिलियत आ सके कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करें तो अपने रोजी रोटी का जरिया बना सके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जो अलग अलग इलाकों से आती है, दूर दूर के इलाकों से आती है, एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता उनका वहां पर हो जाता है। और जब ये कोर्स जब स्टार्ट होता है तो मैं इनका इंट्रोडक्शन लेने के लिए जाता हूँ कि कौन बच्ची कहाँ से आई है, इनके वालिद क्या करते हैं, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है मुझे पता चल सके। तो मैं इन बच्चियों का जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो एक हरसूनी की एक बच्ची थी जो हमारे, मैंने उससे जब पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया। और मैंने जब उससे ये पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, पिताजी तुमसे क्या करते हैं, मैंने ये जब सवाल किया तो लड़की एकदम खामोश खड़ी रही। और मैंने पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, बताओ ना। तो लड़की ने एकदम रोना शुरू कर दिया। और वो जैसे ही रोना शुरू करी तो बाकी जितनी भी लड़कियां हमारी बुरके में थी वो सब उसके पास गई और उसको समझाने लगी। तो मैं थोड़ा सा परेशान इस बात से हो गया कि मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया कि ये बच्ची रोने लगी करके। तो मुझे ये बताया गया कि उस बच्ची के फादर और ये बच्ची अकेले एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं और उसके फादर को कैंसर हुआ है और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये बच्ची अपने पिताजी को मदद करने के एतबार से मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करी थी। लेकिन जब उसके आंख से आंसू निकले तो हमारे पहुंचने से पहले ही उसकी इतनी सारी बहनें
उसको समझाने के लिए पहुंची, तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम जिस मकसद से ये दुआ फाउंडेशन बनाए थे वो मकसद